मैस्कुलिनिटी की पुरानी डेफिनेशंस एक्चुअली बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सलमान खान, क्या आप मेन को टॉक्सिक बनने की सलाह दे रहे हैं, या फिर कहीं विमेन बीटिंग या विमेन अब्यूजिंग की सलाह तो नहीं दे रहे बेस्ड ऑन योर पर्सनल पास्ट एग्जाम्पल्स? तो यही जेलसी, यही पोसेसिवनेस अगर अंकिता में एक डिफरेंट तरह से दिख रही है और वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, तो यही चीज अभिषेक में एक डिफरेंट तरह से कैसे एक्सेप्टेबल हो सकती है? उन्हें लगता है कि विकी एक बेचारे विक्टिम है जो अच्छा गेम प्ले कर रहे थे और उनका सारा गेम उनकी बीवी ने अपने इनसिक्योर या पोसेसिव या चिड़चिड़े बिहेवियर से खराब कर दिया। हैविंग सेड दैट, अगर इस रिलेशनशिप में कोई ज्यादा बड़ा विक्टिम है तो वो विकी नहीं है, वो अंकिता है। विकी की एसेंस मैं पकड़ चुकी हूँ, और अब वो कितने भी इंटरव्यूज में कितना भी पहनावा ओढ़े, कितने भी मास्क पहने, लेकिन नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बी फूल्ड। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के इंसान के हिसाब से वो भी बखूबी जानते हैं कि कब एक्चुअल खुद को विक्टिम बना दें और जिसको आपने विक्टिमाइज किया हो उसको कटघरे में खड़ा कर दें। बहुत कल्चरली गलत चीज़ हमें बार बार मूवीज़ के ज़रिए या एक सोशल कॉन्वर्सेशन के ज़रिए सिखाई जाती है कि दिल का साफ है, दिल का साफ है, चाहे जिस तरह से भी व्यवहार कर ले लोगों के साथ, और चाहे उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, चाहे वो जेलस लवर हो, लेकिन कि हमेशा हार्ट बेस्ड होना ज़रूरी नहीं है सही हो, क्योंकि जहाँ पर आपका हार्ट आपको एक सही चीज़ भी दिखाता है, वहीं आपका हार्ट आपको बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, टॉक्सिक भी बना सकता है। गेम खेलना है, गेम खेलना है, ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ये ऑफन बहुत सेल्फ सैबोटाजिंग चीज़ होती है, बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है। जो आप हैं वही रहकर गेम में बने रहना, वो होती है ऑथेंटिसिटी, और आप वो करने आए होते हैं बिग बॉस। कुछ गेम खेल रहे हैं और उस गेम खेलने के चक्कर में आप एक गुड ह्यूमन बीइंग फेक होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी दिख जाएगा, और अगर आप गुड ह्यूमन बीइंग एक्चुअली नहीं है वो भी अच्छे से नजर आ जाएगा। तो इनोसेंट तो इसमें कोई भी नहीं था, ना पंजाबी बच्चा, ना विकी भैया। फ्रेंडशिप में नो सॉरी, नो थैंक यू, कुछ ऐसा ही कहा था ना शायद सलमान खान ने अपनी सदियों पुरानी और शायद अपनी यूथ की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज मैंने प्यार किया में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सालों सिनेमा में रहकर वो शायद भूल चुके हैं कि ये सिनेमा का स्टेज नहीं है, ये रियल लाइफ है। यहाँ पर लोगों को अपनी रिलेशनशिप में सॉरी और थैंक यू दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी, और वो इन्हीं दोनों का कितना इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं या कैसे नहीं करते हैं, ये सभी दर्शाता है उनकी इंटेंशंस, उनकी ट्रू पर्सनालिटी और उनकी ऑथेंटिसिटी एज अ ह्यूमन बीइंग। तो क्या जो इंसान हमेशा सिर्फ सॉरी और थैंक यू बोलता है वही सही इंसान होता है? हो सकता है कि जो इंसान एक्चुअली सॉरी और थैंक यू इतना नहीं बोल रहा, लेकिन वो असल में अपने दिल से दर्शाता ज़्यादा है ये सारी चीज़ें। हो सकता है जो इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार करता है वो इन्हें मीन ही नहीं करता, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट है, या संभला हुआ इंसान, इमोशनली मैच्योर इंसान इनका ओवर यूज नहीं करता है, वो इनका इस्तेमाल वैसे ही करता है जैसे जहाँ पर इनकी वैल्यू हो। तो कुछ इस सॉरी को लेकर ही आज का ये एपिसोड बेस्ड है, शायद ये बिग बॉस से डायरेक्टली रिलेटेड आखिरी वीडियो होगा। रिलेशनशिप्स पर तो मैं वीडियोस बनाती ही रहूँगी, स्पेशली इस फरवरी के महीने में। वैसे तो जब दिल से कहीं रिश्ते जुड़ते हैं तो वैलेंटाइंस मंथ या वैलेंटाइंस डे की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिम्बॉलिकली इस महीने में काफ़ी सारे रिलेशनशिप बेस्ड वीडियोज़ बनाऊँगी, स्पेशली टॉपिक्स लाइक ट्रॉमा बॉन्डिंग, और शायद मैं एक केस स्टडीज़ भी करूँगी ऑफ सम ऑफ योर फेवरेट कपल। सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि लोगों को जितनी डीप इंसाइट में दे सकती हूँ, शायद उसको यूटिलाइज करके, उसका इस्तेमाल करके अपने प्रति या अपनी ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स के प्रति डेफिनेटली ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो पाए। क्योंकि जैसे कि मेरा मंत्रा ही है, अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। जब ये बिग बॉस 17 काफ़ी आगे चल के देखना शुरू किया ही किसी तरह से किसी व्यूअर के कहने पर, मुझे लगता है अब ये क्लोजर देना भी शायद ठीक है। शुरुआत करते हैं थोड़ी सी सलमान खान की क्लास लगा के, क्योंकि बिग बॉस में तो वही आराम से और बड़ी अथॉरिटी के साथ बाकी सबकी क्लास लगाते हैं, ऑफन ही प्लेज फेवरेट्स। तो मिस्टर सलमान खान, आपने जो फिनाले में मुनव्वर से कहा कि उन्होंने आयशा से सॉरी बोलकर गलत किया और ऐसा करने की उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर आप बिल्कुल गलत थे। जैसे कि आपने यही बात अंकिता से भी कही कि वो सॉरी बोलकर
बार बार गलती कर रही थी। अंकिता सच में गलत कर रही थी क्योंकि वो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स से आता है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं अपने पिछले वीडियोस में कर चुकी हूँ, लेकिन ये सेम ट्रूथ मुनव्वर के लिए नहीं था। मैं उन्हें इतना डीपली देख नहीं पाई हूँ, लेकिन हाँ, मुझे डेफिनेटली ये ज़रूर लगता है कि वो एक अवॉइडेंट टाइप पर्सनालिटी है और ये उनकी रिलेशनशिप्स में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन सलमान खान जी, अगर उन्होंने अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगी है तो इसमें क्या गलत किया? क्या आपको नहीं लगता कि किसी आदमी का किसी भी औरत को इस तरह से ट्रीट करना, उनकी रिलेशनशिप को इस तरह से कैजुअली लेना, झूठ बोलना, मिसगाइड करना, उसको मिसलीड करना गलत होता है? क्या आपको लगता है ये एक ऑनेस्ट या ट्रस्टेबल या डिपेंडेबल इंसान की निशानी होती है? क्या आपको नहीं लगता है कि कोई भी औरत ऑनेस्टी डिजर्व करती है अपनी रिलेशनशिप में? गुड मेन, अच्छे मेन अपनी रिलेशनशिप्स में हुई गलतियों की अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, उनसे सीखते हैं। इससे वो कम नहीं हो जाते, उनकी मैस्कुलिनिटी कम नहीं हो जाती है। मुनव्वर फैक्चुअली एक रिलेशनशिप में 2 टाइमिंग या 3 टाइमिंग कर रहे थे और इसका आराम से खुलासा हो चुका है। तो जब वो इंसान उस गिल्ट को खुद एक्सेप्ट कर चुका है पब्लिकली, उसे रेजिस्ट नहीं किया है, वो उन्होंने उसे नकारा नहीं है, तो फिर आप कौन होते हैं उसे बोलने वाले कि वो उस गलती के लिए सॉरी नहीं बोले? जहाँ तक आपको अगर लगता है कि इस बात का खुलासा आयशा को पब्लिकली नहीं करना चाहिए था, तो मेरा यही सवाल है कि जब वो पब्लिक पर्सनालिटी हैं और अपनी पब्लिक इमेज के बेसिस पर लोगों से वोट्स लेते हैं, लोगों से व्यूअरशिप लेते हैं, फैन बेस बनाते हैं, तो अगर उनकी पर्सनालिटी का ऐसा कुछ भी शेड है, उनके व्यक्तित्व की शैडो साइड है, ऐसी साइड नहीं है जो लोगों के सामने वो पेश करके वाहवाही लूटना चाहेंगे, और ऐसी साइड से किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग पर नेगेटिव असर हुआ है, दुख मिला या दर्द मिला है, तो उस इंसान का ये पूरा राइट है कि वो चीज़ भी वो पब्लिकली आकर पेश कर सकता है। ऐसा नहीं करना भी उसकी चॉइस है और ऐसा करना भी उसी की चॉइस है। जो 2 जने रिलेशनशिप में हैं, ये सिर्फ उनके बीच के डायनामिक्स हैं। हो सकता है उस इंसान को लगा हो कि अगर पीछे से वो आपस में बात करेगा तो उनकी सुनवाई नहीं होगी, उन्हें वो सेंस ऑफ जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हमें किसी से बिट्रेयल मिलता है तो हमारे अंदर एक नीड होती है टू बी हर्ड। हमारे दिल को सुकून मिले, तसल्ली मिले, जो हमारे साथ रॉन्ग डूइंग हुई है, गलत हुआ है, हमें वो क्लैरिटी मिली है, हम अपनी बात रख पाए, हमारी बात की सुनवाई हुई है। और अगर कोई पब्लिक पर्सनालिटी है जो अपनी एक अच्छी इमेज बनाकर बहुत प्यार पाता है, उसको तैयार रहना चाहिए कि वो जिस साइड को जानकर छुपा रहा है या अपने से भी झूठ बोल रहा है जिससे किसी और को असर पड़ता है, वो साइड भी सामने आ सकती है। किसी भी रिलेशनशिप में हो, प्रोफेशनल या पर्सनल, उसमें हमारी कितनी इंटेग्रिटी है, कितनी सिंसेरिटी है, वो सब कुछ हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बिग बॉस के घर के थ्रू ही सही, लेकिन जब कोई इस तरह की गलती करता है तो उसे पछतावा डेफिनेटली होना ही चाहिए। हाँ, अब ये सॉरी मुनव्वर ने कितने पश्चाताप के साथ बोली है, ये तो उनका दिल ही जानता है। हो सकता है सॉरी बोलने के पीछे उनका ज़्यादा पर्पस ये रहा हो कि अब वो सच में बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ये सारी जो डिटेल्स हैं इस चीज़ से एसोसिएटेड, वो ईजिली वेरीफाइबल हैं। तो उन्हें लगा कि अब उनके फैंस इससे पहले कि उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं या उन्हें छोड़ दें, अबैंडन कर दें, बेहतर ही है वो अपने आप को एक अच्छे इंसान की तरह सॉरी बोलता हुआ दिखा दें, अपोलोजाइज कर दें, ताकि कुछ अगर मार्क्स अर्न कर सकते हो वापस तो एटलीस्ट उसकी गुंजाइश रहे। या फिर उन्होंने दिल से अपनी गलती समझी है और ये दोनों फैक्टर्स, उनके फैंस का जो लव लॉस हो सकता था पोटेंशियल, और ये एहसास जो बिग बॉस के घर में कभी कभी लोगों को कई गुना ज़्यादा होता है अपनी गलतियों का, जो वैसे रियल लाइफ में नहीं होता, वो एहसास इस उनके लिए ज़्यादा डीप भी रहा हो। वहीं जहाँ इस चीज़ में मैंने आयशा का पक्ष लिया है, लेकिन पूरी तरह से मैं उन्हें भी क्लीन चिट नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं उनकी पर्सनालिटी को इतने छोटे से थोड़े से समय में पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ। उनके बिहेवियर में मुझे थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी दिखी है, जहाँ पर उन्होंने अपनी ये पर्सनालिटी की साइड सामने रखना चाही है कि वो उनके अगेंस्ट इनजस्टिस उनके साथ हुआ है। उन्होंने अपने एक बचपन का भी इंसिडेंट नरेट किया था किसी इंटरव्यू में, और इसलिए वो इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं सहेंगी, वो उसके लिए खड़े होंगी। लेकिन वहीं पर विकी की बॉडी लैंग्वेज उनके साथ 2-3 बार बिग बॉस में, वो सारे जो इंसिडेंट्स हैं उसके प्रति उनका जो रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया। भाई कहने से खाली कोई भाई नहीं बन जाता है।
एक दायरा, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, स्पेशली फिजिकल डिस्टेंस मनाया ही जाता है, स्पेशली बिटवीन दी ऑपोजिट जेंडर्स। और जब इतना ज़्यादा फ़र्क है आपकी एज ग्रुप्स में भी एंड वन पर्सन इज़ मैरिड, तो क्या रीज़न है कि इस तरह की जो अजीब सी हरकतें थी विकी की कई बार जो स्पॉट हुई हैं, उसमें आयशा की बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो उन्हें रोक रही हों या वो अनकंफर्टेबल हों, चाहे वो उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच करना हो या फिर बहुत ही ज़्यादा अननीडेड तरीके से कपल मोड में जाकर उनके साथ बॉलरूम डांस करना हो, या फिर इमरान हाशमी का बेहद ही वल्गर और सेक्सुअल सॉन्ग उन्हें देखकर गाना। स्पेशली जब हम उस बात को ध्यान रखें जिस बात को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आयशा घर में जस्टिस लेने के लिए आई थी, दायरों की और अपने प्रति राइट और रॉन्ग बिहेवियर की समझ। ये किसी एक रिलेशनशिप में ही तो नहीं होती। क्या ये सिर्फ मजाक की ही चीज़ें थी? ऑफन कॉर्पोरेट्स में इस तरह की चीज़ें आराम से पलक झपकते ही सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाएंगी। वहीं विकी भैया के लिए क्या कहूँ, डिटेल्ड एनालिसिस तो मैं उनका कर ही चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में। बहुत लाइकली चांसेस हैं कि वो एक ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट हैं, एक्सट्रोवर्टेड इन पर्सनालिटी, स्मूथ प्लेयर, स्मूथ टॉकर, वेरी सुपरफिशियली चार्मिंग, तभी लोगों के साथ आराम से घुल मिल जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही मिलनसार पर्सनालिटी है और इसीलिए बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग व्यूअर्स जिनके मैं कमेंट्स भी शॉक होकर पढ़ती हूँ, अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि इस चार्मिंग सो कॉल्ड पर्सनालिटी के पीछे क्या छुपा हुआ है। ऐसा चेहरा बीवी भी शायद जिसको डिनायल में रखना चाह रही है, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा अनहील्ड और को डिपेंडेंट स्टेट में है। अभी भी सिद्धार्थ कनन के साथ उनका थोड़ा सा इंटरव्यू मैंने देखा और अभी भी बातों को वैसे ही घुमा रहे थे जैसे वो बिग बॉस हाउस में ऑफन घुमाते थे, स्पेशली अंकिता के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो तरीका था वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गया था, और ज़्यादा थोड़ा संयम रख के और ज़्यादा धीमी बात करके, कहाँ पे किस लहजे में बात करनी है, बात को कैसे संभालना है, ये उन्हें बखूबी पता होता है, स्पेशली विद ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट जिसको आदत होती है हाई पोजीशंस में काम करने की, सोसाइटी के हाई प्रोफाइल सर्कल्स में घूमने की, बहुत ज़्यादा हाई फाई नेटवर्किंग करने की, और इन चीज़ों में अपने आप को कैसे संभाल कर रखना है, किस तरह से कहाँ बर्ताव करना है, उनको बखूबी आता है। काश इस तरह का जो संयम, इस तरह का ठहराव, इस तरह की जो विजडम वो पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में, अपने बात करने के तरीके में, इसका थोड़ा सा अंश उन्होंने अपनी बीवी के साथ बिग बॉस हाउस में दिखाया होता, जब वो तड़पती थी और उन्हें अच्छे से मालूम होता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों ट्रिगर्ड फील कर रही है। लेकिन तब उन्होंने बिल्कुल अनजान एक्ट किया, जबकि पता उन्हें हर एक चीज़ थी। वो अंकिता को शायद अंकिता से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन बाहर आकर एज अगेन नार्सिसिस्ट डज वो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। उन्हें तो बिग बॉस हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से या उन्हें तो बाहर आकर लोगों के ओपिनियन से पता चला कि ओहो घर में वो क्या गलत कर रहे थे, क्योंकि घर में तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, इतना स्ट्रेसफुल और डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। शायद जो मैं फील कर रही होती हूँ और जो मैं समझ रही होती हूँ वो समझाने के वर्ड्स या तरीका नहीं होता मेरे पास दूसरे जने के लिए, लेकिन लोगों की नब्ज़ पकड़ना मुझे समझ आता है। इंटरव्यूज़ अभी भी वो दे रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि जो बात बिगड़ी है उसे कैसे संभालना है, किस तरह से ठीक करना है, ये हुनर सिर्फ और सिर्फ उनमें है। वो ये रिस्क अभी नहीं ले सकते कि अंकिता बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दें और बात और बिगड़ जाए। और वहीं अगर आप देखें तो आराम ही आराम से बहुत एक वाइज विजडम की मूरत बनते हुए वो सारा ब्लेम अंकिता पर डाल भी देते हैं, कुछ नहीं भी कहते लेकिन कुछ कह भी जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि अंकिता ने उनके लिए जब वुमनाइज़र शब्द का इस्तेमाल किया तो वो शायद बहुत शेमफुल था, क्योंकि वो तो सबके भैया थे, उनको घर में आते ही सबने ये दर्जा दे दिया था, और उसी हंसी खेल में कई बातें ऐसी हो जाती थी जो लोग गलत मतलब ले जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम वो शब्दों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, हम किसी को कैसे टच करते हैं। हम अगर मैरिड हैं तो हम एक दायरा है जिसमें सिर्फ अपने हस्बैंड या वाइफ को ही अलाउ करते हैं, क्या बिहेवियर हमें दूसरे के साथ नहीं करना, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी समझ हम सबको होती है। और विकी को इस बात की समझ नहीं हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। बिग बॉस में तो खूब करके आई हैं, लेकिन वहाँ पर उस चीज़ का खमियाजा उन्होंने भी भुगत लिया, तो वो अब सतर्क हैं कि ऑब्वियसली इतना वोकल होकर इतने पब्लिकली अपनी वाइफ को वो शेम नहीं कर सकते
सकते हैं, उसको विक्टिमाइज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा रवैया अब अपना बदल दिया है। सॉफ्टर लग रहे हैं, अपनी वाइफ की थोड़ी सी प्रेज भी कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो पर्सनालिटी है वो वहीं की वहीं मैं अंकिता को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। उनके बारे में तो जो भी मुझे बोलना था मैं डिटेल से अपने पिछले वीडियोस में बोल ही चुकी हूँ। और अनहील्ड और जो को डिपेंडेंट तरह का इंसान होता है वो खुद भी काफ़ी मैनिपुलेटिव हो जाता है, जो सब कुछ अंकिता के बिहेवियर में भी अच्छे से बिग बॉस में नजर आया था और विकी के प्रति भी। लेकिन मैं शॉक्ड होती हूँ कभी कभी कमेंट्स देखकर लोगों के, जो विकी की पर्सनालिटी ठीक से समझ नहीं पाए हैं, उनको शायद 3 महीने देखने के बाद भी। अगर कोई अपनी जीत या हार के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो सिर्फ और सिर्फ वही इंसान है। विकी भी अपनी हार के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर बिग बॉस में छुप नहीं पाया। जैसे बोलते हैं ना, वो खुद ही कह रहे थे कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ बिग बॉस हाउस में दिखता है। तो आप की एक जो साइड निकल के आई है कि आप किस तरह से गैस लाइटिंग करते हैं, किस तरह से मैनिपुलेशन करते हैं, किस तरह से आप एक अपॉर्चुनिस्ट है, वो आपकी सच साइड है, वो आपकी असलियत है। तो उसका ब्लेम किसी और पर नहीं डाला जा सकता है। अंकिता की जो नेगेटिव साइड या शैडो साइड बाहर आई है, उनका ब्लेम उन्हें मिल रहा है और उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन जो विकी की नेगेटिव साइड सामने आई है वो उनकी खुद की ट्रू साइड है। अपने एविक्शन से पहले जब घर में प्रेस आई और उसके जरिए विकी को अंदेशा हुआ कि बाहर शायद उनके लिए बहुत नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन बन रहा है बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अंकिता, तो उस दिन घर में वापस जाते ही उन्होंने किस तरह से अपना बिहेवियर फटाफट अंकिता की तरफ बदल दिया, उसको जप्पियां देनी शुरू कर दी, उससे ध्यान देना शुरू कर दिया, फटाफट डिक्लेयर कर दिया कि अरे भाई अब तो मुझे मुनारा की साइड जाना ही नहीं, उस गली जाना ही नहीं। तो क्या लोगों को सच में लगता है इतने बेवकूफ हैं, इतने इनोसेंट हैं विकी भैया, कि उन्हें ये सारी चीजें पहले नहीं मालूम थी? पहले नहीं मालूम था कि उन्हें कौन सी गली नहीं जाना, पहले नहीं मालूम था कि वो क्या गलत कर रहे हैं? उन्हें सब मालूम था, लेकिन उन्हें गेम प्ले करना था। गेम प्ले करने के साथ साथ उन्हें अपनी अलग से नेटवर्किंग भी करनी थी बिग बॉस हाउस में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं उनका सबसे बड़ा पर्पस अंकिता से शादी करने का ही ये था कि उन्हें इस इंडस्ट्री में एक फुटिंग मिल सके। और जितनी श्रूड उनकी पर्सनालिटी है, जितनी कैलकुलेटिव उनकी पर्सनालिटी है, वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे इस एजेंडा को आगे करने का, ना सिर्फ बिग बॉस हाउस में बल्कि बाहर निकल के इस इंडस्ट्री में भी, जिसे हम कॉन्टैक्ट्स बनाना बोलते हैं ना, वो करना वो बखूबी जानते हैं। बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं, दिमाग अच्छा खासा है और साथ में वो सारे ट्रेड्स भी हैं जिनका मैं अच्छे से बखान कर चुकी हूँ, जिसमें जब उनको जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसके साथ उनको पूरी तरह से मालूम है कैसे चार्मिंग बनना है, कैसे लव बॉम्बिंग करनी है, चाहे वो एक भैया के किरदार में हो या फिर एक हस्बैंड के किरदार में या बॉयफ्रेंड के किरदार में। जेंटलमैन का खिताब मैं उन्हें बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही हरकतें दिख चुकी हैं बिग बॉस हाउस में। जो दिख गया है उसे नज़रअंदाज मैं तो कम से कम नहीं कर सकती। और हाँ, उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उन्हें अंकिता को कितना सहना पड़ता है, कि क्या क्या टॉलरेट करना पड़ता है, कैसे झेलते हैं उन्हें, तो हाँ, मैं अभी आपकी बात समझ सकती हूँ। डेफिनेटली अंकिता एक बहुत प्लेजेंट पार्टनर नहीं है अपने आसपास होने के लिए, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हैं, और क्योंकि उनकी खुद की सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव इतना लो है, इसलिए उनकी जो क्लिंगीनेस है और जो उनका सेंस ऑफ कंट्रोल होता है दूसरे के लिए, वो एक फंदे की तरह बन जाता है। लेकिन विकी वो विक्टिम नहीं है। वो अगर ये सब सह रहे हैं तो प्लीज अवेयर रहिए, वो इसीलिए सह रहे हैं क्योंकि ये सहना उनको पड़ता है, उनके एजेंडा का पार्ट है। जब तक वो ऐसी जगह पर नहीं पहुंच सकें जहां पर उन्हें लगे उनकी जिंदगी में इतना महत्व नहीं है, तब तक वो ये चीजें सहेंगे, या एटलीस्ट एक दिखावा तो करेंगे ही उस तरह से कि लोगों को लगे कि हाँ ये सह रहे हैं। ये मत भूलिए कि वो 15 दिन ही अंकिता के साथ रहते हैं, 15 दिन बिलासपुर में रहते हैं, और जैसे अंकिता ने बिग बॉस हाउस में बोला भी था, इसमें बहुत बार वो 2-2 दिन अपना फोन ही ऑफ कर देते हैं, ही इज अनअवेलेबल। इस तरह का बिहेवियर कौन सी वाइफ के लिए नॉर्मल होगा या एक्सेप्टेबल होगा? तो एम्बिशियस हैं, कैलकुलेटिव हैं, गोल पर नजर रखते हैं, लेजर शार्प फोकस्ड हैं, इसलिए जैसे कि बिग बॉस हाउस में गेम खेल रहे थे, बाहर भी अच्छे खिलाड़ी हैं गोल तक पहुंचने के लिए। अगर कुछ सैक्रिफाइसेस लगते हैं तो वो देने के लिए बखूबी तैयार हैं। उन्हें विक्टिम समझने की ऐसा सच गलती मत करिएगा। अंकिता कुछ और मायने रखती हैं उनके लिए या नहीं रखती वो तो नहीं जानती, लेकिन सबसे बड़ा वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट फैक्टर जरूर रही है। जहाँ तक इस गेम के विनर की बात है, तो मेरे लिए पर्सनली मुझे इस तरह की कोई भी पर्सनालिटी इतनी ट्रू ऑथेंटिक नहीं लगी
कि मुझे वो विनर मटेरियल लगे, क्योंकि मेरे लिए ये बिग बॉस का जो घर है ये सिर्फ एक गेम खेलने का घर नहीं है। क्या है आप अपनी ऑथेंटिसिटी में एज अ पर्सन किस तरह से खड़े रह सकते हैं, ये उसका गेम है। बार बार मैं लोगों को एक दूसरे से बोलते हुए देखती हूँ, घर में भी या उनके रिलेटिव्स को भी जो उनसे मिलने आते हैं, या व्यूअर्स को भी देखती हूँ बोलते हुए कि गेम बड़ा अच्छा खेला है। ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, क्योंकि बिग बॉस में जाना ही आपके लिए गेम की शुरुआत है। अगर आप सिर्फ वहाँ रह ही रहे हैं तो आप उस गेम में अपने आप पार्टिसिपेंट हैं। उसके लिए आपको कुछ अलग से आउट ऑफ द वे करना ही नहीं है, क्योंकि जो आप हैं और जो आप नहीं हैं वो अपने आप ही दर्शेगा ही। आपको ऐसी सिचुएशंस पे अपने आप डाल दिया जाएगा, आप अपने आप को ऐसी हजार सिचुएशंस पे अपने आप पाएंगे कि जो आप असल में हैं वो आप छुपा नहीं पाएंगे बियॉन्ड अ पॉइंट, और वही आपका गेम है, आपको वही करना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर जितने भी मैंने बहुत पहले के जो अगर सीजन्स देखे थे उसमें मुझे अगर किसी का नाम ध्यान आता है जिसको मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ट्रूली ऑथेंटिक पर्सनैलिटी, तो मुझे गौहर खान का नाम ही आता है। इमोशंस भी दर्शाए, चुप भी रही, संयम भी रखा, लड़ी भी, अपने लिए स्टैंड भी लिए और डंके की चोट पर लिए, दूसरों के साथ गलत हुआ उसके लिए भी स्टैंड लिए। उनमें मुझे विजडम भी लगी, समझ भी लगी, टॉलरेंस भी लगी, एक ठहराव भी लगा, अक्ल भी लगी, तमीज़ भी लगी, बहुत कुछ लगा। बेसिकली वो फेक नहीं कर सकती थी 3 महीने। उनकी पर्सनालिटी के जो भी शेड्स बाहर आए, द गुड द नॉट सो गुड, लेकिन वो ऑथेंटिक थे। और उनके बीच में जो एसेंस थी वो एक ट्रू, एक गुड ह्यूमन बीइंग की थी, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो बिग बॉस के गेम में ढूंढा जाता है। तो इसलिए आपको गेम खेलना ही नहीं है। अगर आप गुड ह्यूमन बीइंग जेन्युइनली हैं, अच्छे हैं, अंदर से सेल्फ अवेयर हैं, समझदार हैं, वो चीज़ें अपने आप ही सर्कमस्टेंशियली बिग बॉस हाउस में दिखने लग जाएंगी। और ये टॉक्सिसिटी ही है मेन में जिसकी वजह से मैं अभिषेक को भी एक्चुअली विनर के रूप में नहीं देख सकती थी, क्योंकि चाहे वो कितने भी बाकियों से कंपेयर्ड सच्चे पक्के हों, अपने दिल की आवाज़ सुनते हों, दिल से काम करते हों, हार्ट बेस्ड हों, लेकिन समहाउ मैं ये नहीं भूल सकती कि उन्होंने ईशा के साथ किस तरह का बिहेवियर किया था। ऑब्वियसली मैं जानती हूँ ईशा के कोई ज़्यादा फैंस नहीं हैं और वो अपना ध्यान खूब रख सकती हैं, और उनका बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों में लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैं उस बिहेवियर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, स्पेशली जिन्होंने बहुत ज़्यादा पोकिंग की अभिषेक के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ये वाली बात सपोर्ट करती हूँ कि अभिषेक जो है ही वॉज अ पोसेसिव टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। जो वो क्या पहन रही हैं, अगर वो एक्ट्रेस है तो किसके साथ उनका किस तरह का सीन है, वगैरह वगैरह तरह की चीज़ों पर बहुत बार सेंसरिंग करता था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था, बहुत ज़्यादा जेलस होता था। दिल के चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन आप एंकर कंट्रोल बिल्कुल भी ना कर पाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो बिग बॉस के हाउस में हुआ या बाहर फिर आपकी कहीं रिलेशनशिप में हुआ है, जिसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बार बार मौके दिए और आपको छोड़ने पर मजबूर हो गई। अगर वो आपको दोबारा मौका नहीं देना चाहती है कि आप उसको उस तरह से ट्रीट करें, तो वो उसका पूरा राइट है। इफ शी इज अ स्ट्रॉन्ग फीमेल एंड शी नोज कि अपने लिए क्या सही स्टैंड लेना है, भले ही उसको लेने से उनको पब्लिक से सिंपैथी नहीं मिले, तो स्टिल शी इज राइट इन हर स्टैंड। हार्ट बेस्ड होने के लिए भी पहले आपका हार्ट और आपका हार्ट चक्रा हील्ड होना बहुत जरूरी है, तभी उस हार्ट से जो बिहेवियर है वो हील्ड होगा। आप किसी को इस तरह से प्रोसेस नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान आपकी प्रॉपर्टी। आप रिलेशनशिप में किसी को भी फंदा डाल के पकड़ नहीं सकते, चाहे आप अंकिता हो चाहे आप अभिषेक हो। और क्या प्यार है और क्या ओनरशिप की एक्सपेक्टेशन है, इसमें हर हेल्दी इमोशनली मैच्योर इंसान को डिफ्रेंशिएट करना क्लियरली आना चाहिए। तो अगर तो ये डिफ्रेंशिएशन अभिषेक इस घर में रहने के बाद समझना शुरू हो गए हैं, अगर जैसे कि वो बोलते हैं कि उन्होंने बिग बॉस हाउस में आकर वाकई ही बहुत कुछ सीखा है, और जो हाथ उन्होंने 10 बार जोड़े हैं वो हाथ सच में जुड़े हैं, और सच में वो रिफ्लेक्शन आत्मविचार उनके अंदर आया है कि इस तरह से रिलेशनशिप में नहीं होना है, अनएक्सेप्टेबल है, और सच में वो एक बेहतर पार्टनर बनेंगे अपने जो भी नेक्स्ट रिलेशनशिप में वो जाएंगे उस इंसान के लिए, तो फिर डेफिनेटली उनको ये चीज फॉरगिव की जा सकती है। लेकिन यही चीजें मैं विकी भैया के लिए नहीं बोल सकती। पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई इंसान मुझे मिलेगा तो मैं उससे राम राम करके काफी दूर रहूंगी। सॉरी बट नो थैंक यू। वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने अंकिता को फ्री छोड़ा हुआ था अपना गेम खेलने के लिए, उन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं लाइफ में अपने डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन समहाउ ऐसा दिखता तो नहीं था बिग बॉस हाउस में, क्योंकि बार बार वो उन्हें सेंसर करते हुए, टॉन्ट करते हुए दिखते थे कि तू ऐसे क्यों बोलती है, ऐसे क्यों बिहेव करती है, यहाँ पर ऐसा मत कर, यहाँ पर वैसा मत कर, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। वहीं उनकी बाहर की लाइफ में भी पता चल चुका है कि ऑफन बिहाइंड द सीन्स जो चीजें गाइड कर रहे होते हैं
इंक्लूडिंग सुशांत के बारे में मीडिया को क्या बोलना है, ट्वीट पे क्या लिखना है, वो सब अंकिता को यही गाइड कर रहे होते हैं। सो मच फॉर अ नॉन कंट्रोलिंग पर्सन। अंकिता की वल्नरेबिलिटी का, उनकी अनहील स्टेट का एहसास अच्छी तरह से विकी को है। एक इमेज बनी हुई है, एक सरफेस पे लग सकता है शायद ऐसे कि अंकिता के पास बहुत सारा कंट्रोल है, उनके पास एक बहुत अच्छी सी लग्जरी लाइफ है, उनको कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, उनको सिर्फ मज़े करने होते हैं और उनको तो बिलासपुर भी नहीं जाना होता है, विकी पे भी वो सारा कंट्रोल करके रखती हैं। लेकिन सच ये पूरा नहीं है। हो सकता है उन्हें भी ऐसा लगता हो, लेकिन वो भी अपने आप को और अपनी सिचुएशन को ठीक से देख ही नहीं पा रही है, या जितना देख पा रही है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जान के डिनायल में रख रही हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अंकिता पे कर रही हैं, क्योंकि उन्हें उस लाइफ के चक्कर में ट्रू लव नहीं मिला है। इस रिलेशनशिप की असली पावर हमेशा ही विकी के पास थी और विकी के पास ही रहेगी। कब कितना खींचना है, कितना छोड़ना है, कितनी ढील देनी है, उनके ही हाथ में है और ये वो अच्छे से जानते हैं। हो सकता है ऊपर से वो ऐसा दिखने भी दें या दिखावा भी कर दें कि ये रिलेशनशिप में अंकिता के पास कितना कंट्रोल है, वो भी इसलिए ही है क्योंकि उससे विकी के लिए कुछ कन्वीनियंस है, या ऐसा होना विकी को सूट करता है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आई स्टिक टू दिस। और विकी इस गेम में तब तक बने रहेंगे जब तक उन्हें और भी कुछ फायदे इससे लेने हैं। विकी नोज वेरी वेल हाउ टू प्ले द विक्टिम, बट ही इज नॉट द विक्टिम। जैसे मैंने कहा था, सॉरी तरह तरह के होते हैं। विकी ने अगर कोई आधी एक बार सॉरी बोला भी है अंकिता से, स्पेशली वो प्रेस मीट के बाद घर में, वो सिर्फ और सिर्फ एक मौके पर जरूरत वाला रिएक्शन था। हार जाने से पहले अपने लिए थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने का अटेम्प्ट था। अगर अभिषेक ने अपना सॉरी सच में दिल से बोला है, ने आपको देखा है कि वो कितने टॉक्सिक हो सकते हैं एज ए पोटेंशियल पार्टनर, और वो सच में अंदर से शिफ्ट हो गया है, तो फिर उस सॉरी का सच में मायने है। वहीं अगर मुनव्वर ने वो सॉरी सच में बोला है अपने आप को बदलने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें फैंस के सामने पुताई करनी है, तो उस सॉरी का मायने है। और वहीं अगर अंकिता ने सच में देखा है कि मैंने 1000 बार सॉरी जो बोला है वो एक्चुअली सॉरी बोलने के लिए नहीं बोला है, या इसलिए नहीं बोला है कि मैंने वाकई गलती की थी, बल्कि मैं इनसिक्योर हूँ, इसलिए फियर में रहती हूँ कि मुझे अबैंडन ना कर दिया जाए, मैं अपनी रिलेशनशिप पकड़ के रहना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे लिए गलत भी हो, मैं उसे खोना नहीं चाहती और इसलिए मैं बार बार सॉरी बोलती हूँ। अगर वो ऐसा समझ पाएंगी तो फिर तो शायद इतने सारे गलत सॉरीज भी एंड में उनका कुछ भला करा सके। और फाइनली बात करते हैं मनारा की, जिनके लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि नाटक अच्छा कर लेती हैं, स्पेशली जब वो अच्छे से जानती थी कि वो विकी के साथ जो भी करती थी पूरे नोइंगली करती थी। भैया बोलती थी, और मैं नहीं बोल रही कि उससे ज़्यादा कोई उनकी इंटेंशन भी, लेकिन विकी को यूज़ करके वो अंकिता के ट्रिगर पॉइंट्स अच्छे से दबाती थी, नोइंगली दबाती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें इस्तेमाल करके विकी अंकिता के ट्रिगर पॉइंट्स दबाते थे। तो मीडिया का सामना करने के बाद जैसे विकी भैया ने पलटी मारी लास्ट के एक दिन में, वैसे ही पलटी मनारा ने भी मारी थी, और वो रोना धोना जो इतना सारा ड्रामा हुआ था वो भी उसी वजह से हुआ था कि अरे मैं जो करती हूँ वो ऑडियंस को एक्चुअली नजर आ गया है। बोला उन्होंने जो भी कि ये झूठे लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, गलत समझते हैं, लेकिन मनारा को भी बीइंग अ वुमन अच्छे से सेंस थी उस तरह का फ्लर्टेशियस बिहेवियर वो क्यों करती हैं और उससे क्या असर होता है, उससे उनको फिर क्या फीड मिलती है। मैं फाइनली यही कहूँगी कि अगर किसी एक को जीतना ही होता तो मैं डेफिनेटली एज कम्पेयर टू विकी अभिषेक या मुनव्वर में से ही कोई प्रेफर करती, क्योंकि उनमें फिर भी सीड्स हैं कि वो आत्मविचार कर सकें और एक अभी से बेहतर इंसान बन सकें। एटलीस्ट उनमें उतने लेवल की टॉक्सिसिटी नहीं है। और इसी के साथ होता है खत्म ये वीडियो। बिग बॉस का गेम अब खत्म हो चुका है, उससे अगर कोई समझ मिली है तो उसका एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की जिंदगी को बेहतर करने के लिए करिए।